हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में क्या हुआ है, G7 की ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग जो है एक कहाँ हुई है, जापान के ओसाका में हुई है। ठीक है, तो उसी से संबंधित क्या है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि G7 कंट्री कौन कौन सी हैं, और पहले G7 था या G8 था, या G20 कंट्री में कौन कौन से देश शामिल हैं, क्या भारत G7 में आता है क्या, या G20 में शामिल है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग इसमें बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो ओसाका में मीटिंग हुई है उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकल के आया है, राइट, और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, G7 ट्रेड मिनिस्टर मीट, जापान में व्यापार मंत्रियों की अहम बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल क्या है इसमें भाग लिया इन्होंने और ये शामिल हुए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं वो किस मिनिस्ट्री के तहत आते हैं, यानी कि इनका मंत्रालय कौन सा है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और इनका कौन सा मंत्रालय है, राइट। और मैंने आपको बता दिया अभी कि ये क्या है, जापान के ओसाका में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या कर चुके हैं कह सकते हैं आप। तो उसी से संबंधित क्या है ये न्यूज़ है, राइट। देखिए, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, जो प्रश्न मैंने पूछा आपसे पीछे उसी का ये आंसर है कि ये कौन है। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने जापान के ओसाका में ग्रुप ऑफ 7 या G7 के व्यापार मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लिया। ठीक है, तो कहाँ हो रही है मीटिंग, पहली चीज़ तो ये जापान में हो रही थी। किसने भाग लिया, तो पीयूष गोयल ने भाग लिया। कौन सा मंत्रालय है इनके पास, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं ये। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट में, राइट। अब देखिए, अगर हम आगे बात करें इसी में तो टोटल न्यूज़ क्या है ये कि भारत ने वैश्विक स्तर पर जो आपूर्ति श्रृंखला में क्या हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या है इन्होंने हस्तक्षेप किया और कई अपने सुझाव भी दिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल किए जा रहे हैं या इंपोर्ट किए जा रहे हैं, तो वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि क्या हो सके कि व्यापार स्मूथली हो सके दो कंट्री या दो से अधिक कंट्री के बीच में। तो उस मामले को लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी हुई है। साथ ही अगर बात करें, इन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कोविड-19 के बाद से क्या है कि जो जियो पॉलिटिकल घटनाएं हैं वो क्या हो रही हैं, कमजोरियों को उजागर करती हैं। आपने देखा कोविड-19 में कितनी समस्याएं निकल के आईं कि एक देश से दूसरे देश में जो फ़्लाइट बंद कर दी गई, और अगर कोई सामग्री पहुंचानी है तो उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी क्या है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आगे इन्होंने ऐड करते हुए कहा कि जिससे कमोडिटी या वस्तुओं की कीमतें एवं वैश्विक मुद्रा स्फीति में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कोविड-19 के बाद से आप देख सकते हैं कि चीज़ों में क्या है, वस्तुओं के प्राइस में क्या है उछाल आया हुआ है, जिससे क्या है इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, यानी कि वैश्विक स्तर पर मुद्रा स्फीति की स्थिति भी क्या है बढ़ती हुई जा रही है। और भारत ने आगे ऐड करते हुए कहा कि राष्ट्रों से, सदस्य राष्ट्र जो हैं, आपूर्ति श्रृंखला के परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या किया जाए कि चीज़ों को आसान बनाया जाए। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए, उन चीज़ों को आसान बनाया जा सके, जिससे क्या हो सके सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कि हम ऐसा इंफ्रा डेवलप करें कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में व्यापार आसानी से हो सके, राइट। और भारत ने आगे ऐड करते हुए कहा कि भारत ने सार्वजनिक निजी साझेदारी, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं के नवाचार तथा डिजिटलीकरण की आवश्यकता को भी प्रोत्साहित किया। यानी भारत में क्या है, आप देख रहे होंगे कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या है बहुत तेज़ी से एप्लीकेबल किया जा रहा है, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने ये कहा कि निवेश की जो आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं उनको भी किया जाए, और साथ ही साथ नवाचार और डिजिटलाइजेशन जो है उसको भी क्या किया जाए, इसमें प्रोत्साहित किया जाए और इसको बढ़ावा दिया जाए। अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि G7 कंट्री की जो मीटिंग हो रही थी, जो ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी जापान के ओसाका में, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि G7 में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, राइट। तो देखिए, G7 में आपका जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US,
इटली और जापान, ये क्या है 7 कंट्री हैं, ठीक है। अच्छा G7 ये हमेशा से G7 ही था क्या? G7 नहीं था, क्या था? G8 था। तो G8 में एक कंट्री और शामिल हो जाती है, कौन सी? रसिया या रूस। अब आपको इसमें ये बताना है कि जो 8वीं कंट्री है या कहें रसिया जो है, उसको किस सन में जो है इस G8 ग्रुप से निकाल दिया गया था बाहर, जिसके बाद ये क्या है G7 बन गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद प्रश्न ये भी आता है कि क्या भारत जो है वो G7 या G8 का हिस्सा है? तो देखिए आप यहाँ प्रॉपर देख सकते हैं इस कॉलम में कि यहाँ पर इंडिया का जिक्र नहीं है। आगे यदि बात करें तो G20 कंट्री कौन कौन सी होती हैं? तो G20 कंट्री में ये G8 तो शामिल ही है, यानी रसिया भी इसमें शामिल है। इसके अलावा टर्की और यूरोपियन यूनियन, ये याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन पूरा एक संघ है, ना कि एक कंट्री है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए कि इंडिया जो है वो G20 का हिस्सा है, ना कि G7 या G8 का, राइट। उसके बाद अगर पूछा जाता है प्रश्न कि G20 में कितनी कंट्री हैं, तो G20 में देखिए 19 कंट्री हैं, यानी कि 19 कंट्री हैं, और एक यूरोपियन यूनियन क्या है? संघ है अपने आप में, ठीक है। तो 20 कंट्री नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि इसमें क्या है 19 कंट्री हैं और यूरोपियन यूनियन यानी कि एक संघ है, राइट। और G20 का हिस्सा ही क्या है? इंडिया है, ठीक है। अब इसमें जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि जो रसिया है उसको किस सन में जो है इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्या है क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं G7 की, तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें कि इसका गठन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए यह क्या है, एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल क्या है ये बॉडी है, और इसका गठन 1975 में किया गया था, ठीक है। वैश्विक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G7 देशों की वार्षिक बैठक होती है। यानी कि जो आर्थिक प्रशासन है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो हो, या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, या ऊर्जा की बात हो, तो इन सारी नीतियों को लेकर के कि कैसी नीतियाँ, कैसी पॉलिसी बनाई जाएं, उनको लेकर के क्या होता है कि हर साल जो है G7 देशों की वार्षिक बैठक होती है, राइट। अभी मैंने आपको बताया कि G7 में UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं, ठीक है। साथ ही सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा है। ये चीज़ मैंने आपको पीछे बताई भी है कि सभी G7 देश और भारत, देखिए प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि G7 कंट्री और इंडिया ये सब क्या है G20 का हिस्सा है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है कि ये G20 का हिस्सा है, लेकिन भारत जो है वो G7 का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आगे देखें, यदि G7 के पास पहली बात तो ये है कि कोई चार्टर या सचिवालय नहीं है, यानी कि प्रॉपर अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आपको नहीं मिलेगा। एजेंडा स्थापित करने के लिए देखा जाए तो हर साल एक जो है इसका क्या होता है, एक अध्यक्ष पद होता है, ठीक है। या अदर शब्द में कहें इस चीज़ को तो अध्यक्ष पद सदस्य देशों के बीच प्रत्येक वर्ष स्थानांतरित होता रहता है, यानी कि इस साल कोई और अध्यक्ष है तो अगली साल कोई और अध्यक्ष होगा। तो आपको ये बताना है कि G7 कंट्री की जो अध्यक्षता है वो साल 2023 के लिए किस कंट्री के पास में है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। आगे अगर देखें यदि हम लोग तो शेरपा मंत्री और दूत शिखर सम्मेलन से पहले नीतिगत पहलों की रूपरेखा तैयार करते हैं, यानी कि जो भी शेरपा होता है, शेरपा का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पर्टिकुलर उस चीज़ों को देख रेख करता है, उसको शेरपा कहते हैं। या मंत्री की बात करें या दूत की बात करें तो ये क्या करते हैं कि जब भी कोई शिखर सम्मेलन होता है तो उससे पहले उसमें क्या क्या रूपरेखा होगी और कैसे चीज़ों को लेकर के चला जाएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर इनके द्वारा जो है पहले उसकी एक टाइमलाइन या रूपरेखा तैयार की जाती है, राइट। और अगर हम आगे G7 की बात करें तो G7 क्या है, वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण क्या है, एक प्रतिभागी है। विशेष रूप से अमेरिका और जर्मनी क्या है, निर्यातक देशों में प्रमुख हैं, यानी कि जो ये G20 या G7 पर्टिकुलरली बात कहें तो उसमें अमेरिका और जर्मनी क्या हैं, जो दो मेन एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, राइट। दोनों ने वर्ष 2021 में विदेशों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया है, ठीक है।
वर्ष 2022 में यदि बात की जाए तो जीडीपी में G7 देशों का योगदान 30% था। यानी कि आप G7 जो ग्रुप है उसकी महत्व कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि जो वर्ल्ड की टोटल जीडीपी थी साल 2022 के लिए, उसका 30% का केवल योगदान जो है वो किसने दिया था? G7 कंट्रीज ने दिया था। ठीक है, हालांकि आगे जो अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2027 तक क्या होगा कि यह आंकड़ा घट करके 28% रहने का अनुमान है। राइट, साल G7 देशों के अतिरिक्त G20 देशों की जीडीपी वर्ष 2027 में वैश्विक जीडीपी का लगभग 44.5% होने का अनुमान है। ऐसा एक एक्सपेक्टेंसी लगाई गई है कि 2027 तक क्या होगा कि G7 की बात नहीं कर रहा हूँ, G20 की बात कर रहा हूँ कि G20 में क्या है कि इसकी जीडीपी जो है 2027 तक विश्व की 44.5% होने का अनुमान है। ठीक है, जिससे में क्या होगा कि वर्ष 2022 से लगभग 2% की वृद्धि हुई है। यानी कि पहले कितना था, 42 समथिंग रही होगी, जो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 44.5% हो जाएगी। तो ये क्या था? G7 कंट्री कौन सी हैं, G20 कंट्री कौन सी हैं, G8 कंट्री कौन सी हैं, और इनकी मीटिंग क्या हुई है। तो इसमें मेनली यही बात की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे कैसे लेके चीज़ों को आगे चला जाए। तो ये क्या था, हमारा प्रॉपर वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या चाहते हैं कि प्रॉपर क्लासेस ली जाएं तो वो भी आप इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।